हाँ जी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, राइट। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की इकोनॉमी हिली पड़ी है और कंपनीज़ के रेट लगातार डाउन होते जा रहे हैं, शेयर्स के रेट्स लगातार डाउन होते जा रहे हैं। और ऐसे में हर कंट्री को एक कॉमन, जिसे हम कहेंगे, फियर सता रहा है कि जैसे जैसे कंपनीज के शेयर्स के रेट कम होते जा रहे हैं, तो क्या कोई अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। अनड्यू एडवांटेज का मतलब, जब रेट बहुत कम हो जाएंगे उस टाइम पर शेयर्स परचेज कर लिए जाए कंपनी के और कंपनी को कंट्रोल कर लिया जाए। ऐसा पॉसिबल है। स्पेसिफिकली इस वक्त सबसे बड़ा डर किससे है? चाइना से, राइट। हर किसी के दिमाग में ये है कि जो ये कोविड-19 है चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। रियलिटी क्या है क्या नहीं ये पता नहीं है, राइट। और चाइना ने स्पेसिफिकली इसे फैलाया है, सबके दिमाग में ये है, ताकि और कंट्रीज़ की जो इकनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जैसे जैसे उनकी इकनॉमी नीचे जाती जाएगी, चाइना उनकी कंपनीज परचेज करता जाएगा और धीरे धीरे करके चाइना एक मेजर स्टेक होल्डर हो जाएगा बड़ी कंपनीज में, और फिर चाइना उन्हें कंट्रोल करेगा। अल्टीमेटली उन कंपनीज को कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि अगर चाइना इंडियन कंपनीज को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब इंडियन कंपनीज चाइना के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, राइट। तो इसका मतलब उसका इंटरफेरेंस इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जी, इस डर से लड़ते हुए और इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी एफडीआई पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया है। तो आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ अ प्रेस नोट नंबर 3/2020 सीरीज़। तो यहाँ पर क्लियर कट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। तो एफडीआई पॉलिसी सेक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ क्लियर कट सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि रिव्यू ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर क्रबिंग अपॉर्चुनिस्ट। मतलब बड़ा क्लियर कट इन्होंने लिख दिया कि ये जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है ड्यू टू कोविड-19, इस, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, ड्यू टू द करंट कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो ये करंट सिचुएशन है, हम ये नहीं कह सकते कि रिसेशन आने जा रहा है, बल्कि लोगों को डर है कि डिप्रेशन आने जा रहा है, राइट। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। तो उस टाइम पर कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले, उस अपॉर्चुनिटी का कोई एडवांटेज ना ले। उस चीज़ को रोकने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हुए टेक ओवर्स, एक्विजिशंस ऑफ इंडियन कंपनीज को रोकने के लिए ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक है जी। तो अमेंडमेंट क्या है पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको एफडीआई के बारे में बताऊंगा। स्पेसिफिकली जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो शायद एफडीआई के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये अमेंडमेंट हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का स्टूडेंट है, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल का स्टूडेंट है, राइट। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि करंट पोजीशन क्या है। देखिए, हमारे पास जो करंट एफडीआई पॉलिसी है, दैट इज़ एफडीआई पॉलिसी 2017, ठीक है। उसका जो हमारे पास पैरा 3(1)(1) है, वहाँ पर करंटली क्या दिया हुआ है, अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन द सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को छोड़कर बाकी जगह इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे रियल स्टेट सेक्टर है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, प्रेस सेक्टर है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, राइट। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स को छोड़कर बाकी जगह इन्वेस्ट कर सकती है एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी। तो सबसे पहले तो इन्होंने जनरल परमिशन दे दी, लेकिन साथ साथ लिख दिया, हाउ एवर अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट। तो कुल मिलाकर जो लोग फर्स्ट टाइम एफडीआई के बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि दो तरह के रूट होते हैं। एक तो ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट और एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। दो तरह के रूट होते हैं एफडीआई के अंदर। एक तो हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट और दूसरा हो गया हमारे पास भाई, बाहर का कोई भी बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है,
हम लोग फिलहाल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रूट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है, कहता है जी किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसकी आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर दोगे आरबीआई को, ठीक है। एक होता है अप्रूवल रूट, कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक। तो जनरली ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, लेकिन अप्रूवल रूट किन किन को लेना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो कहता है जी अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली इन under government route. Further, citizen of Pakistan or an entity incorporated in Pakistan can invest only under the government route in sectors या activities other than defense, space, atomic energy या sectors activities prohibited for foreign investment. इसका मतलब यहाँ पर जो बेसिक रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, किसके लिए लगा रखी है, कहता है बांग्लादेश के लिए, जो बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं या एंटिटीज़ ऑफ बांग्लादेश के लिए, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए या एंटिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी अभी तक। ये प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है। अब इसको रिवाइज्ड करके जो करंट सिनेरियो है वो क्या है, कहता है जी एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद द इंडिया और वेयर द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड इन और इज अ सिटीजन ऑफ सच कंट्री। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर कर दिया कि हर उस कंट्री के लिए गवर्नमेंट रूट ओपन है सिर्फ जो कंट्री इंडिया के साथ अपना बॉर्डर लैंड के थ्रू शेयर कर रही है। तो जी कौन कौन सी कंट्रीज़ की लैंड बेसिकली इंडिया को टच कर रही है वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, राइट। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको रोकने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी चाइनीज़ रेजिडेंट, मतलब वहाँ का सिटीज़न, चाइना का सिटीज़न, या कोई भी ऐसी एंटिटी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन चाइना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडिया के किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है, तो ओनली थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब ऑटोमेटिक रूट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को कह दिया है कि भैया अब ऑटोमेटिक रूट इज़ नॉट अलाउड फॉर ऑल दीज कंट्रीज दोज हु आर शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद द इंडिया। तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, अब ध्यान से सुनिए, एफडीआई बेसिकली है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर कोई भी ऐसा सिटीज़न हु इज़ सिटीज़न ऑफ कंट्री अदर देन इंडिया, मतलब हम उसे फॉरेनर मान लेते हैं, या फिर कोई भी फॉरेन एंटिटी, मीन्स एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से ही इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, या तो वो इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी, इक्विटी शेयर्स। मैं वर्ड खाली इक्विटी लिख रहा हूँ, इक्विटी मीन्स ओनरशिप, राइट। इक्विटी का मतलब कैपिटल, तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, या फिर इन द फॉर्म ऑफ डेट, मतलब इंडियन एंटिटी को उधार दे सकती है, इंडियन कंपनी को उधार दे सकती है। डेट वाला जो केस है वो सारा का सारा हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेट के केस में कोई दिक्कत नहीं है, भाई ओनरशिप किसी और के हाथ में नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि ओनरशिप किसी और के हाथ में जा रही है, फॉरेनर के हाथ में जा रही है या फॉरेन एंटिटी के हाथ में जा रही है, राइट। अब यहाँ पर भी हमारे पास बेसिकली इन्वेस्टमेंट के दो तरीके होते हैं, एक फॉरेनर या फॉरेन एंटिटी दो तरह से इन्वेस्ट कर सकती है। देखिए, इंटेंशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान के चलिए मैं रिलायंस के शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन है रिलायंस के अंदर ओनरशिप होल्ड करने की, मेरी इंटेंशन है रिलायंस के अंदर ओनरशिप होल्ड करने की। तो एक इन्वेस्टमेंट होती है टू एक्वायर द ओनरशिप, टू एक्वायर द ओनरशिप, या फिर
दूसरी जो इंटेंशन होती है कि यार मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, जब शेयर्स के रेट बढ़ जाएंगे मुझे लगेगा सफिशिएंट प्रॉफिट जो मुझे होना चाहिए था वो जनरेट हो गया है, तो मैं शेयर सेल कर दूंगा और मैं पैसे फिर अगले वेंचर में इन्वेस्ट करने की सोचूंगा जहाँ से मुझे प्रॉफिट और हो सकता है, राइट। तो दूसरा जो इंटेंशन होती है टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की जाती है कि भैया ओनरशिप नहीं चाहिए, हम सिंपली इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वी नीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस केस के अंदर मान के चला जाता है कि आप सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने पूरे जो आपके पास पैसे हैं उसको अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, यू विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो। जैसे कि कुछ पैसे आप रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे, कुछ पैसे आप टाटा में इन्वेस्ट करोगे, कुछ पैसे आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, कुछ पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केस में आपकी इंटेंशन किसी पर्टिकुलर कंपनी की ओनरशिप एक्वायर करने की नहीं है, बल्कि सिंपली जैसे मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही इन्वेस्ट करने की इंटेंशन है। कहता है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगेन क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केस में, ठीक है। बंदा इन्वेस्ट करता है टाइम टू टाइम, जैसे उसे लगता है सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया अच्छा खासा हमें, वो अपने शेयर सेल करता है, निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, इसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली into the equity of an Indian entity, foreign investment directly into the equity of an Indian entity। और ये बड़ी खतरनाक टाइप की इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडियन एंटिटी की ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, और अगर कोई और कंट्री का सिटीजन या एंटिटी इंडियन एंटिटी की ओनरशिप एक्वायर कर रहा है तो ओनरशिप के साथ साथ क्या जा रहा है? कहता है जी कंट्रोल जा रहा है। ओनरशिप के साथ साथ क्या जा रहा है? कहता है जी कंट्रोल जा रहा है, राइट। अगर मान के चलो मैं किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका कंट्रोल किसी चाइनीज़ कंपनी के पास या चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास चला गया, तो कायदे से मेरी तनख्वाह कहाँ से आ रही है? जो चाइना में ओनरशिप होल्ड करे बैठे हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, क्या अलाउंस मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली अगर मेजर कंपनीज को कोई और कंट्रोल कर लेगा, कोई और का मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई और कंट्रोल कर लेगा तो वो दोबारा गुलामी की तरफ देश जा सकता है, राइट। एटलीस्ट कंट्रोल अपने हाथ से निकल सकता है चीज़ों का, बहुत सारी इवन एसेंशियल एलिमेंट्स का भी कंट्रोल अपने हाथ से निकल सकता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये हमारे पास अमेंडमेंट लाई गई, ये चेंज लाए गए FDI पॉलिसी में, ठीक है। तो जितने भी ऐसे चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमारे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है, जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, वो सारे मैं टाइम टू टाइम अब आप लोगों को देता रहूँगा, वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। और स्पेसिफिकली जो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स का, उनके लिए तो ये सारी वीडियोस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेफिनेटली जून एग्ज़ाम्स के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट जो दिसंबर 2020 एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इस अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी डेफिनेटली है, ठीक है जी। चलिए, टेक केयर।